खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हुए रुमाना इसार खान। आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है। उन्हीं की कविता की एक पंक्ति के साथ आज शो की शुरुआत करूंगी। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। वैसे आतंकवाद के मुद्दे पर जो भी तटस्थ हैं उनका हिसाब भी होकर रहेगा। आज हमारी बहस का मुद्दा आतंकवाद के खात्मे के लिए कश्मीर पर मोदी नीति से जुड़ा और सवाल संविधान की शपथ में यही कि जिस तरह अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुगलबंदी वाली यारी नजर आई है, उसके बाद तो अब पाकिस्तान का कश्मीर कार्ड फेल। $370 पर मोदी ने पाकिस्तान को किया पस्त। भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। दुनिया ने देखा कश्मीर के दर्द का दूसरा पहलू। नमस्ते शारदा देवी, कश्मीर पूर्वासिनी, मोक्षदाता सरस्वती, नमस्ते 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 नमो नमः। अगेन नमो नमः। अब भस्म होगा कश्मीर पर इमरान का झूठ। प्रधानमंत्री जी 7 लाख कश्मीरी पंडित की तरफ से जन्म लिया था। आपने जो काम किया है, आप लोगों ने जो कष्ट झेला है वो इसमें हम कोटि कोटि नमन करते हैं। थैंक यू। हाउडी मोदी से पाकिस्तान पर दो तरफा वार। We stand proudly in defense of liberty and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. यूएन से पहले ही इमरान का कश्मीर कार्ड फेल। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? इमरान की तैयारी पर भारी मोदी ट्रंप की यारी। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से कराती हूं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया आज की चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। आशुतोष मिश्रा पूर्व पत्रकार हैं ईटी के, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं चर्चा में। वकार भट्टी कश्मीरी नेता जो कश्मीर पर मोदी नीति है उसके खिलाफ वकार भट्टी अपना पक्ष रखेंगे। और ललित अंबरदार साहब कश्मीरी लेखक हैं, कश्मीर पर मोदी नीति के समर्थक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। 1-1 मिनट का समय सभी खास मेहमानों को कार्यक्रम के शुरू में। और सबसे पहले आपके पास आती हूँ गौरव भाटिया जी, और आपसे जानना चाहती हूं कि कश्मीर पर मोदी की कूटनीति में फंस गया पाकिस्तान, फंस गए इमरान, कुछ बचा नहीं है अब पाकिस्तान के पास। मैं सही कह रही हूं सर? रोमाना जी, मैं समझता हूं कि मोदी जी ने कल फिर से दिखाया कि वो क्यों इतिहास पुरुष है और वो इतिहास रच रहे हैं एक के बाद एक और बार। और हमने देखा किस तरह से अनुच्छेद 370 जो है फैसला लेके ऐतिहासिक संशोधित की गई ट्रिपल तलाक बिल, और जो कल हुआ मैं समझता हूं अविश्वसनीय था। कहीं ना कहीं जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये दिन भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और इसकी वजह यह है, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान तो केवल एक उसमें जो है बिंदु था, लेकिन बड़ी बात जो सामने आई कि आज विश्व के पटल पे अमेरिका जो सबसे पुराना लोकतंत्र है उसके सामने जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत हमारा, कैसे एक साथ हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे जो चीज बेहतरीन लगी कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी कहा कि इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ वो भारत के साथ खड़े हुए हैं। दूसरी बात,
समय हो गया। मैं सबसे बड़ा दोस्त है भारत का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहस जब खोलूंगी तो दोबारा आपके पास आऊंगी। आशुतोष जी, कुल मिलाकर क्योंकि मैं ये बहस कश्मीर इमरान खान के संदर्भ में कर रही हूं सर, तो मोदी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया है ना कि 370 पर जो मोदी सरकार का फैसला है वो फैसला भी पूरी तरीके से सही है, उस फैसले की टाइमिंग भी बिल्कुल सटीक है। अब तो इस फैसले पर कहीं कोई सवाल बाकी नहीं रहता ना। प्रश्न तो अभी भी बहुत सारे हैं और उठाए भी जा रहे हैं भारतवर्ष में भी, जहां की विपक्षी नेताओं को कश्मीर जाने नहीं दिया जाता। उच्चतम न्यायालय कहता है कि अभी वहां नॉर्मेलिटी नहीं है और 82 वर्ष के व्हीलचेयर पे बैठे यशवंत सिन्हा को जबरदस्ती कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है। कल जब हम जो है ट्रंप गले मिल रहे थे मोदी जी से, तो उसी अमेरिका में डेमोक्रेट कैंडिडेट हैं बर्नी सैंडर्स, वो कश्मीर में हो रहे मानव अधिकार हनन पे प्रश्न उठा रहे थे। यही आवाज़ें हमें जो है इंग्लैंड में सुनाई पड़ी जेरेमी कॉर्बिन से। अगर आप जो है एशिया में आए तो चीन तो है ही है पाकिस्तान के साथ, और OIC उसने एक तरफ तो कहा कि ये हमारे और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय मामला है, लेकिन वहाँ उसने भी मानव अधिकार हनन पे कश्मीर में हो रहे तथाकथित मानव अधिकार हनन पे सवाल उठाए। तो ये हमें जो है इन खतरे की घंटियों से सचेत होना चाहिए कि भारत की एक मिनट हो गया है, विजय पूर्णता नहीं हुई है। 1 मिनट हो गया, ठीक है सर। मैं ललित अंबरदार साहब के पास आना चाहूंगी और अंबरदार जी मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि प्रश्न बाकी हैं, मानव अधिकार के कई प्रश्न हैं जिनका जिक्र यहाँ पर आशुतोष जी ने कर दिया सर, लेकिन उन्हीं मानव अधिकार के कई प्रश्नों के बीच एक मानवाधिकार हनन का प्रश्न जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में लाकर रख दिया कश्मीरी पंडितों का, वो सुनाई नहीं देता है घरेलू राजनीति करने वाले इन पक्षकारों को जो 370 पर मोदी सरकार के फैसले का विरोध करते हैं सर। आशुतोष जी ने जिक्र किया 80 साल के यशवंत सिन्हा के बारे में, व्हील चेयर पर जा रहे थे, बड़ी तकलीफ हो रही है उनको, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन ये भूल गए 82 साल के जस्टिस नीलकंठ गंजू, कश्मीर के अंदर उनका कत्ल किया था सड़क के ऊपर। तब आपकी अंतरात्मा, हिंदुस्तान की सेकुलर लेफ्ट लिबरल आत्मा तब मरी हुई थी। गिरजा तिक्कू को रेप करके उसको आरए की मशीन के ऊपर 2 हिस्सों में काट दिया गया था। तब हिंदुस्तान की अंतरात्मा जो है सेकुलर आत्मा चुप थी, बंद थी, सो रही थी, मरी हुई थी। तो इसलिए आप मुझे ये मत बोलिए कि आप ह्यूमन राइट्स की बात करें। अगर आप बात करनी है कश्मीर के उस आम मुसलमान की बात कीजिए जिसका बच्चा जहाज के ऊपर चढ़ जाता, जहाज के ऊपर मर जाता था वहां पे, जिस अब्दुल्लाज और मुफ्तीज का कोई बच्चा, कोई रिश्तेदार जहाज में अभी तक शहीद नहीं हुआ, वो जाते भी नहीं, ना ही वो हुर्रियत के जिनके पीछे आपके वो यशवंत सिन्हा जिनके गले लगने के लिए जाते हैं वहां पे। इसलिए प्लीज आप अगर आपको सोचना है कश्मीर के आम मुसलमान के बारे में सोचिए। दूसरी बात जो अमेरिका में हुआ है ये नोट कर लीजिए, कल ह्यूस्टन में पाकिस्तान को बैल्कनाइज करने की एक मुहिम के ऊपर दस्तखत हो गए, ये कर देख लीजिएगा आप। ठीक है सर, 1 मिनट हो गया। मैं वकार भट्टी का रुख करूंगी। वकार भट्टी साहब, ये तो हम सब जानते हैं ना कि जो सिक्का होता है, कॉइन, उसका एक पहलू नहीं होता, उसके 2 पहलू होते हैं सर। और कश्मीर में मानवाधिकार हनन, जिस तरीके से आशुतोष मिश्रा जी ने यहां पर बैठकर बात की, सर क्यों हम हमेशा आंखें मूंदे रहे कश्मीर के उस दूसरे पहलू पर, सिक्के के उस दूसरे पहलू पर, जिसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द भी है, जिसमें कश्मीरी पंडितों के साथ हुई नाइंसाफी भी है। क्या कश्मीर उनका घर नहीं है? और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने उस दर्द को ला रहे हैं तो यकीनन ये तो पाकिस्तान के लिए झटका है ना, और हमारी जीत। जी, आपने जैसे बोला कि एक पहलू दिखाया जाता है, तो मैं ये भी याद दिलवा देना चाहता हूँ, जैसे यूएस में कल अंदर मोदी जी का स्वागत हो रहा था और बाद बाहर विरोध भी हो रहा था, जिसमें इंडियन मुस्लिम था, इंडियन सिख था और कश्मीर की अवाम भी थी। तो उसको भी अगर आप दिखा देते तो बहुत अच्छा होता। उसके बाद दूसरा सवाल मैं यहाँ ये उठाता हूँ कि आपने कल एक चीज़ देखी होगी, जब ट्रंप साहब स्टेटमेंट दे रहे थे, उन्होंने बोला इस्लामी टेररिज्म। ठीक है, ट्रंप साहब तो बोलते ही रहते हैं, उनकी तो आदत है, काफ़ी सालों से वो इस्लाम को टारगेट करते हैं, टेररिज्म के साथ इस्लाम को जोड़ते हैं। लेकिन हैरानी हमें तब हुई, तब मैं भी टीवी वॉच कर रहा था और देख रहा था, जब मोदी जी खड़े होके सपोर्ट करने लगे और चेयर करने लगे, तब हमें हैरानी हुई कि मोदी जी भी आज वही मानते हैं जो
ट्रम्प साहब काफ़ी सालों से इस चीज़ के ऊपर अपना बयान देते हैं और इस तरीके के बयान हमेशा दहलाते रहते हैं कि इस्लाम के साथ टेररिज्म को जोड़ते हैं। तो मोदी जी ने समर्थन करके सपोर्ट किया जब, तो हमें ये एहसास हो गया कि आज दुनिया सिर्फ इस्लाम को टेररिज्म के साथ जोड़ती है। अगर न्यूजीलैंड में एक क्रिश्चियन की तरफ से मुसलमान मारे जाते हैं तो क्रिश्चियन को टेररिज्म के साथ नहीं जोड़ा जाता, तो यह हैरानी की बात है। ठीक है, अब मैं बहस खोलने जा रही हूँ। गौरव भाटिया, आप आइए और आप रिस्पॉन्ड कीजिए यहाँ पर जिस तरीके के बड़े सवाल वकार भट्टी की तरफ से उठाए गए। देखिए, नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि हमें वकार भट्टी जी की बातों का कोई भी उत्तर देना चाहिए, क्योंकि इनके मुख से तो ये भी नहीं निकलेगा कि भारत माता की जय। ये तो बीच में ना बोले रोमाना जी, फिर मैं आपसे हमेशा ये गुजारिश करती हूँ कि अपनी बारी पर बोलिएगा। ये लोग पत्थर मुंह से मारते हैं, इन लोग की आदत है, लोकतंत्र में पत्थर मारा ही कब सर? मैं मुंह से बात भी नहीं करने दोगे? अच्छा रोमाना जी, आप तय कर लीजिए। मेरा तो ये नहीं है कि मैं इनके मुंह लगूं। हम लोग का स्तर गिर जाता है जब ये लोग आते हैं। 50,000 जो है भारतीय वहां पे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति वहां पे थे, वो इनको दिखाई नहीं दिया। बिना प्रमाण के प्रदर्शन हो रहे हैं, वो ये बता रहे हैं। खैर, मैं इनकी बातों पे जो है कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं बड़ी कुछ बातें उस पर आना चाहूंगा। पहली बात, आशुतोष जी ने कहा कि बर्नी सैंडर्स ने एक बयान दिया है। अरे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो मायने रखता है? क्या ये नहीं दिखाया साफ साफ कि क्या भारत की ताकत है? जो हमारे इंडियन डायस्पोरा है उसकी क्या ताकत है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां आते हैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ हाथ में हाथ मिला के पूरा एक राउंड लेते हैं। रोमाना जी, मैं एक भारतीय होने के नाते बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा था, और ये कोई दलगल राजनीति की बात नहीं है, बट मैं समझता हूं ये भारत के लिए बड़े शुभ संकेत है। दूसरी बात, इन्होंने मानव अधिकारों की करी। सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मामला चल रहा था तो पिछली तारीख में एक दलील दी गई कि मीडिया को कम से कम वहां जाने दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभी स्थिति नहीं है, हम कोई एक्सेप्शन नहीं करेंगे। तो आशुतोष जी, आपकी कुछ तो मजबूरी होगी कि आप इस तरह के बयान देते हैं। कोर्ट में आइए, अंदर बैठिए, देखिए क्या हो रहा है। और गर्व की बात यह है कि इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया, एक कश्मीरी की जान नहीं गई। ये हमारी व्यवस्था थी, ये हमारी चिंता थी कश्मीरी भाइयों बहनों के प्रति। तो आशुतोष मिश्रा जी, ये लोकतंत्र की सर खूबसूरती है या फिर लोकतंत्र की मजबूरी है कि यूएन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान बोले, उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन से ऐसा कड़ा संदेश दे दिया कि इमरान खान की तो सर जबान पर ताला लगा दिया, इमरान खान की तो बोलती बंद हो गई। लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र की सर खूबसूरती कहूं इसको या मजबूरी कहूं कि विपक्ष जो है उसकी जबान लगातार मोदी विरोध की वजह से ही शायद कश्मीर के मुद्दे को भुनाए रखना चाहती है, सर जिंदा रखना चाहती है, बनाकर रखना चाहती है। देखिए, विपक्ष जब भी बोलता है तो वो भारत के लिए बोलता है, वो भारत के पक्ष में बोलता है। वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसको किसी का केवल विरोध करना है। और आप जो प्रजातंत्र की खूबसूरती के सवाल उठा रही हैं, तो प्रजातंत्र की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ पे विभिन्न ख्यालों को पनपने दिया जाए। भारत में आतंकवाद रहे, ये भारत का पक्ष है या भारत से आतंकवाद का सफाया हो जाए, इसमें भारत का हित है? पाकिस्तान से क्यों होता है? नहीं, सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ सर कि आतंकवाद रहे ये भारत के लिए अच्छा है, आतंकवाद का खात्मा हो जाए ये हमारे हित में? भारत का हित 370 हटाने से आतंकवाद का खात्मा होगा, ये बात समझ में क्यों नहीं आती सर विपक्ष को? हमारा हित क्या इसमें नहीं है कि देश से आतंकवाद का खात्मा हो जाए? क्यों हम 370 के फैसले को लेकर लगातार इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि जिसे पाकिस्तान यूएन में अपना जो चिट्ठियां लिखता है उसमें भी मेंशन करता है कि देखिए साहब ये तो इन्हीं के यहाँ के नेता हैं, ये देखिए ये हिंदुस्तान के नेता हैं, ये सवाल उठा रहे हैं। उस आधार पर वो पहुंच जाता है दुनिया के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके सामने अपना रोना रोने के लिए। क्या जरूरी है लोकतंत्र का? क्या ये मतलब है कि आप घरेलू मुद्दों पर दुनिया और खासतौर से दुश्मन देशों को यह मौका दें कि वो घरेलू राजनीति की वजह से आपकी बयानों को दुनिया भर में भुनाए? क्या यही है लोकतंत्र का मतलब? ललित अंबरदार साहब, आपसे जानना चाहूंगी, यूएन में बोलने की बड़ी तैयारी कर रहे थे ना इमरान खान, उससे पहले ही क्या इमरान का कश्मीर कार्ड फेल नहीं हो गया? ये तस्वीरें खासतौर से जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाकर खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सर आ रही हूं। देखिए, ऐसा है, जब आप बोलते हैं कि
कश्मीर के अंदर हमारे जो अपोजिशन है उनकी बात थोड़े से 10 सेकंड के लिए, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की अपोजिशन का जो राजनीति इस निचली सतर पर पहुंच गई है, वो भूल चुके हैं कि नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते वो देश विरोधी हो गए। जब आप नरेंद्र मोदी को जिक्र करते हैं कश्मीर के बारे में, 370 के बारे में, आप उतने कांग्रेसीज हैं जिन्होंने उसका समर्थन किया, डॉक्टर करण सिंह ने उसका समर्थन किया, वो है क्रिएटिव अपोजिशन का रोल। लेकिन जो ज्यादा लोग अभी हैं वो वही फीड करते हैं पाकिस्तान के अंदर से जो हमारा प्रोपेगेंडा निकलता है। जैसे आपने बताया यूएन में भी, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन पे भी वही पर्चे गए जो हिंदुस्तान के बयान थे। दूसरी बात, जब आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, देखिए कश्मीर जहां पिछले 30 साल से हिंदुस्तान को बर्बाद करके रखा हुआ, शुरुआत हुई कश्मीरी हिंदू का जेनोसाइड। अगर हम उसको रिकॉग्नाइज करते, कोई उसको रिकॉग्नाइज करता, तो शायद ये जो जिस हालत तक आप पहुंचे नहीं पहुंचते। उन्होंने कश्मीरी हिंदू का जो पलायन है उसको माइग्रेंट बोल दिया। माइग्रेंट वो तो जो अपनी मर्जी से कहीं जाता है घूमने के लिए, अपने अपने हालात ठीक करने के लिए जाता है, और माइग्रेंट का दर्जा दिया क्योंकि हम छुपाना चाहते थे। पहली बार 30 साल में पहली बार इस सरकार ने एटलीस्ट ऑफिशियल तरीके से दिल्ली में भी उन्होंने बोला, जब JK-LF और यासीन मलिक को गिरफ्तार किया, JK-LF पे बैन लगाया कि ये लोग जिम्मेवार है कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार जेनोसाइड के ऊपर। अब उन्होंने वहां पे अमेरिका की सॉइल के ऊपर बोला। मैं समझता हूं जब आप बात करते हैं कि क्यों हुआ, और अब इन्होंने इस्लाम की बात की, देखिए कश्मीर के अंदर संदर्भ में अगर बोले, हुर्रियत है वहां की जो सबसे पहली पृथकतावादी जो ग्रुप है, नहीं उनका जो वॉर क्राई है आजादी बाराए इस्लाम। ठीक है, अगर इस्लाम से प्रेरित आशुतोष जी मैं आपके पास आ रही हूं सर। देखिए आपको यहां पर यह समझना होगा सर कि जब हम हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की वकालत करते हैं, फिर हम कैसे पाकिस्तान की कश्मीर को जो जिहाद की आग में झोंकने की साजिश है उसके साथ खड़े रह सकते हैं सर? हम कैसे 370 हटाए जाने का विरोध कर सकते हैं सर? ये तो बड़े सवाल है ना, इनका जवाब तो चाहिए ना देश को। देखिए इसमें 2-3 चीजें ध्यान देने लायक हैं। पहली बात तो ये कि जब आप कहते हैं कि आर्टिकल 370 हटाने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो ये एक पार्टी का नजरिया है, इसके पीछे कोई तथ्य या इस तरह के फैक्ट्स नहीं हैं। दूसरी बात, जब भी आप बात करती हैं जिहाद की, तो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जो एक शब्द इस्तेमाल किया कल डोनाल्ड ट्रंप ने, ये कहां से ओरिजिनेट करता है? ये करता है अरब देशों से ओरिजिनेट, और आज भी अमेरिका सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा है। और कल जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जिस जहाज से अमेरिका पहुंचे, वो भी उनको सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने दिया था। तो यहाँ पे हर चीज आप लाके ये कहना कि अगर प्रजातंत्र में कि भाई सरकार का ही व्यू सही है और जो उसके खिलाफ बोले वो देश के खिलाफ बोल रहा है, अनुचित होगा। ये अमित शाह का ये व्यू है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है जो है बेकार हो गई है। प्लीज डिबेट को भटकाइए मत आशुतोष जी, डिबेट को भटकाइए मत, मेरे सवालों से मत बचिए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ सर। आप कह रहे हैं ठीक है अभी आतंकवाद के मुद्दे पर आप कैसे कह सकते हो कि घटेगा नहीं? इतना तो आशुतोष जी आप भी कहेंगे ना कि कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान बार बार दावा करता था, बड़े बड़े बोल बोलता था, वो पाकिस्तान का स्टेक तो एक झटके में ही खत्म कर दिया ना 370 पर जिस तरीके का निर्णायक फैसला लिया। ये तो मानिए ना, या इसमें भी आपको कोई सवाल की गुंजाइश दिख रही है? पाकिस्तान का कोई स्टेक है नहीं, और जो है पाकिस्तान टेरर हब है। ये जो है सारे चलिए ये अब आप बोल रहे हैं सर, मुझे तो वो अधीर रंजन चौधरी याद आते हैं जो बता रहे थे लोकसभा में खड़े होकर किस तरीके से बायलैटरल इशू है सर। आज तक देश को यही पढ़ाया जाता रहा कि कश्मीर के मुद्दे पर जो बात होगी दोनों देशों के बीच में बात होगी। शायद अपने आज तक कभी देखा नहीं ना, आज तक देखा क्यों नहीं थे इस तरीके का निर्णायक कदम उठाते हुए किसी सरकार को? ये सवाल भी पूछा जाएगा, गौरव भाटिया, फिर ये सवाल पूछा जाएगा ना कि फिर आज तक कश्मीर के मुद्दे पर अनुच्छेद 370 को लेकर किसी पिछली सरकार ने ऐसा निर्णायक फैसला क्यों नहीं लिया? रोमाना जी, मैं एक बात कहूंगा, देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं आ रहे और विश्लेषक का काम होता है कि जहां सकारात्मक भूमिका सरकार की हो वहां तारीफ भी करें, आलोचना करना केवल काम नहीं होता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में 50,000 भारतीय जो वहां पे हमारा भाई थे, उनके सामने कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि अनुच्छेद 370 हमने हटा दिया, और इसकी चर्चा हुई पार्लियामेंट में और लाइव डिबेट हुई, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह सुना। क्या यह अपने आप में बड़ी बात नहीं? क्या मुहर नहीं लगी उनकी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसका खंडन नहीं किया। दूसरी बात,
अगर इमरान खान के साथ डोनाल्ड ट्रंप खड़े होते, हाउडी इमरान खान चल रहा होता, 50,000 पाकिस्तानी होते और एक पूरा विक्ट्री लैप लगाते दोनों लोग, आप बताइए क्या कहीं ना कहीं हमें कष्ट ना होता? अरे हमें बहुत कष्ट होता, हम सो ना पाते, हमें दर्द होता कि इतना है मुद्दा और डोनाल्ड ट्रंप जो है इमरान खान के साथ है। ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि ये विपक्ष हो चाहे विश्लेषक हो, ये मानने के लिए तैयार नहीं कि कितना बड़ा इतिहास रचा गया है कल, और हमें गौरवान्वित महसूस हुआ। हाँ ठीक बात है, हम अपने आप में इतने सक्षम हैं कि अपनी बात रखेंगे और मजबूती से, भी बैठे हुए लेकिन जो अभी यहीं पर शो में सवाल उठा देंगे। छोड़िए ना वकार भट्टी। सर मैं सवाल क्यों ना उठाऊंगा? अगर वो झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे और कहेंगे कि हम तो आप लोगों के मुंह भी नहीं लगना चाहते। गौरव जी ने अभी बोला था ना, कश्मीरियों के तो हम मुंह भी नहीं लगना चाहते, तो हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। मैंने कश्मीरी बोला ही नहीं, मैंने आपकी बातें सुनी हुई है। मैंने क्या बोला आपको आज दिन तक? कुछ ऐसा मैंने बोला है कि जिसमें आप मुझे एक बार बताइए क्या मैंने बोला? बोलिए, मैं आपसे चर्चा करूंगा। क्या आप चर्चा करोगे? आपको ऐसा आज दिन तक मैंने क्या बोल दिया कि आपको मेरा मूवी देखने के लिए तकलीफ हो रही है? सर आप बात सुनिए, बात सुनिए आप। अरे यहाँ पे कल मोदी जी का अगर स्वागत हो रहा था ना, तो बाहर जो लोग थे ना वो भी हिंदुस्तानी थे, जो विरोध भी कर रहे थे, और वो भी हजारों में थे, वो भी हजारों में थे। कश्मीर के लोग भी थे वहाँ, वो क्या कह रहे थे वो भी सुने आप, वो भी सुने आप। कश्मीर को 50 दिन से आपने लोगों को अंदर बंद करके रखा है, और आप कहते हैं हम तो कश्मीरियों के लिए डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। वकार भट्टी साहब, हम लगातार शोज करते हैं सर, हम लगातार बता रहे हैं किस तरीके से धीरे धीरे कश्मीर के अंदर कम्युनिकेशंस लाइन खोली जा रही है। सर आप भी इस बात को जानेंगे। हाँ ठीक है, मोबाइल फोन नहीं चल रहे हैं, लेकिन लैंडलाइंस किस तरीके से ज्यादातर हिस्सों में खोल दी गई है कश्मीर में। 2% कश्मीर में